ओके क्लास, तो बेटा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो वॉइस आ रही है मेरी? ओके। हाँ, सब गायब है, क्या बात है। अच्छा, केवल आज मेरी थी, इसके पहले कुछ नहीं। अच्छा, आए नहीं। ओके। अच्छा, कैंसिल हो गई वर्क, इसी में सब भाग गए हैं। चलो अच्छा बेटा, आज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सीयूईटी के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, बहुत परेशान भी करता है, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो जो टॉपिक हम लोग पिक कर रहे हैं दैट इज़ डीएस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं देख लीजिएगा, कुछ छूटा हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो पहली स्लाइड यहाँ पे आपको शो की है उसमें केवल यही चीज़ें कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझेंगे। तो सारे चैप्टर्स के नेम दिए हुए ये मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, ये पूरी शीट में शेयर करूँगा। उसमें जो पहला जो पेज होगा आपको यही दिखेगा, तो उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना बेटा, और मुझे बताना कोई चीज़ कहीं अगर छोटी हो तो डाल दिएगी, क्योंकि देखो तुम जानते हो ये कायदे में पढ़ो तो ये पूरा 6 महीने का है, सही कि नहीं। अगर पढ़ाने पे आ जाएँ तो हम केवल एरेज ही आपको पढ़ाएंगे 15 दिन। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग के पास जानते हैं इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे पिक किए हैं, उनको आप देखिएगा आराम से, अभी कोई जल्दी नहीं है, फिर हमें बताएंगे आप कि कहीं कुछ अगर रह गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एरेज देखने वाले हैं, इसके बाद लिंक लिस्ट पे काम करेंगे थोड़ा, किस किस टाइप की लिंक लिस्ट होती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखना है। उसके पहले मैं पॉइंटर के बारे में समझना होगा। आप जानते हो अगर मैं पॉइंटर नहीं पता तो हम इन सब चीज़ों पे काम भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और एक बात और बेटा, जब ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आपको पता है आप एमसीए का एंट्रेंस देने जा रहे हो और डीएस पढ़ने जा रहे हो, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको सी लैंग्वेज आती है। बात समझ रहे हैं ना, सी या सी प्लस प्लस में आपने काम किया होगा, वहाँ की कोडिंग, वहाँ के सिंटैक्स का आपको आइडिया होना चाहिए, कैसे लूप चलता है। ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पॉइंटर्स, है कि नहीं। हमें पॉइंटर्स का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कम से कम पॉइंटर क्या होते हैं, कैसे वैल्यू एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। हालांकि ये हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जब हम अपने लिंक लिस्ट वगैरह के टॉपिक पे जाएंगे तो सबसे पहले यही काम करेंगे। आपको पहले थोड़ा सा पॉइंटर का यहाँ पे एक जो है छोटी सी क्लास लेंगे, यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो लिंक लिस्ट है, फिर स्टैक्स है, क्यू पे काम करेंगे थोड़ा, फिर ट्री पे है, ग्राफ है, हैश है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कितने 8 चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि 8 to 10 क्लासेस में, ठीक है, मैक्सिमम 10, क्योंकि फिर इसके बाद और भी टॉपिक हैं हमारे पास, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचेगा। इन 2 महीने में हम लोग ये अपना पूरा फिनिश कर लें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अगर बीच में टाइम मिला तो और क्लासेस लेंगे, वीक में 2 2 क्लासेस कर देंगे, 3 करेंगे, जैसे भी होगा, पर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमारा जो मेन टॉपिक है डीएस, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, ये होता क्या है, ठीक है, क्यों चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इनके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले जो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपको कोई एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है तो आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम आती है तो देखिए सीधे कोडिंग नहीं शुरू हो जाती है कि हमने आपको एक जो है प्रॉब्लम दी और आपने क्या किया, सीधे कंप्यूटर पर बैठे और लैंग्वेज में हमने सीधे प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। उसके पहले क्या करना पड़ता है बेटा, हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है, चेक करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, और जब कि कौन कौन से हम सारे स्टेप फॉलो करने वाले हैं टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, और ये जो सारे स्टेप्स होते हैं इनको हम लोगों ने नाम क्या दिया हुआ है, एल्गोरिथम। ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एल्गोरिथम कहते हैं, कि मतलब दीज आर द स्टेप्स टू फॉलो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कोई एक प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, और इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को में इन्वॉल्व नहीं करते, आप अपनी सिंपल जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें सारी बातें लिखते हैं।
ठीक है। और उसके पहले देखिए यहाँ पे जो उन्होंने एक कंटेंट और बोला है, यही हमारा टॉपिक है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या चीज़ होती है कि आप अपने प्रोग्राम के बारे में ये भी सोचिए कि आप क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और वो जो रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, डीएस, यानी डेटा स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका कि भाई आप एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हो, वहाँ पे जो वैल्यूज़ आपकी जो है यहाँ पे आप यूज़र से लोगे या जो भी आंसर्स आपके प्रोड्यूस होंगे, उन सारी वैल्यूज़ और डेटा को आप कैसे अरेंज करने वाले हो, ठीक है। ये पूरी जो फॉर्मेटिंग आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बोलूँ, तो मेरे आगे कोई एक प्रोग्राम आया जहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ इन्वॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको और छोटा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं कि मुझे 10 वैल्यूज़ पे काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं क्या यूज़ करूँ अपने प्रोग्राम में, एक एरे का यूज करूँ या लिंक लिस्ट का यूज़ करूँ, सही है कि नहीं। और आपको पता है कि अगर एक हम सिंपल प्रोग्रामर हैं, कॉमन एक प्रोग्राम बना रहे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एरे को यूज करने वाले हैं, है कि नहीं। अगर मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी वैल्यू पे काम करना है, तो ये चीज़ सोचना कि मैं क्या यूज करूँ, मैं जो है ग्राफ का यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे ट्री का यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ, है ना, कि टू होल्ड द वैल्यूज़ मैं कैसे अपने पास स्टोर करूँगा। तो ये जो फॉर्मेटिंग होती है दैट इज़ नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। तो बेटा आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, ये दोनों चीज़ें मिलके जिनको यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, यानी कि ये आपकी प्लानिंग है, ये आपके रिसोर्सेज हैं। इन दोनों को जब आप मिला देते हो तो आपका क्या तैयार होता है, एक फिर प्रोग्राम तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और क्या बातें बताई गई हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब आइए देखिए बताया गया कि क्यों हमको यहाँ पे एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए या इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ों से आपको ये मालूम पड़ता है कि भाई जो है कि आपको अपना कोड एफिशिएंटली यूज करना है, और उसमें जो फैक्टर्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आपको ये बनाते हैं प्रोग्राम, कि आपका जो स्टोरेज है, ठीक है, यानी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, वो बहुत ही अच्छे से एफिशिएंट वे में यूज़ करो, ठीक है। मेमोरी कम है, आपने कहा मैं एरे यूज करूँगा, मेमोरी अच्छी खासी है, आपने कहा मैं लिंक लिस्ट भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भाई जो लिंक लिस्ट मैं तभी यूज़ करूँगा जब उसकी ऐसी नीड हो, क्यों, क्योंकि जो लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम क्या है भाई, वो एरे से डबल मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। एरे में तो आप खाली क्या करते हो, वैल्यू होल्ड करते हो, और जब आप एक लिंक लिस्ट बनाते हो तो वहाँ क्या चीज़ है, आप वैल्यू तो होल्ड करते ही करते हो, साथ में क्या करते हो, अगली वैल्यू का जो एड्रेस है वो भी स्टोर करना पड़ता है कि नहीं। तो यानी कि डबल मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। तो आपको ये सब चीज़ें कि जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज़ हो पाए, जिनमें आप क्या देखते हैं, टाइम है, स्पेस है, ठीक है, सिस्टम बस है, तो जितनी भी मेमोरी, इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या होता है जब हम एक बनाते हैं प्रोग्राम, टाइम, समझ गए ना। सबसे इम्पॉर्टेंट तो क्या है, टाइम, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम तो आज की डेट में सॉल्व हो चुकी है, स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि अब तो हम जो मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, 512 जो है आप देखते हैं जीबी आराम से डेटा स्टोर कर रहा है कि नहीं। तो स्पेस वाली प्रॉब्लम हट गई। स्पेस की प्रॉब्लम तब थी जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी, बात समझ रहे हैं। यानी अगर मैं आपसे बात करूँ 92 93 की, क्योंकि तब वहाँ पे एमबी में बात ही नहीं होती थी, आप समझ रहे, एमबी में बात नहीं होती थी। जीबी तो हम लोग के लिए सपना था, ये वर्ड कभी सुनते भी नहीं थे कि जीबी जैसा कुछ होता है, ठीक है ना। मतलब कि 15 MB मेमोरी एक कंप्यूटर में उतनी बहुत है। अब तुम सोचो 15 MB मेमोरी, समझ गए। तो हम लोग उस ज़माने में जब काम करते थे तो बेटा हम लोग जब प्रोग्राम बनाते थे ना, तो हम लोग को स्पेस के बारे में सोचना होता था। हम लोग टाइम के बारे में नहीं सोचते थे, प्रोग्राम कितना टाइम लेगा वो बात की बात है, प्रोग्राम हैंग ना हो, क्योंकि मेमोरी इतनी कम होती थी। तो अब वो प्रॉब्लम चली गई। अब हम अपना प्रोग्राम बड़े एफिशिएंट वे में बना सकते हैं, ज़्यादा मेमोरी के बारे में नहीं सोचते हैं, अब केवल टाइम की बात है, ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम जो है टाइम एफिशिएंट होना चाहिए, यानी फास्ट चलने वाला प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग के सामने आई हैं। और अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये जो टर्म है,
बेटा इसकी मीनिंग क्या है? तो अगर मैं देखो सिंपली बताऊं तो ये क्या है बेटा, दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेट्स इन विच वी कैन होल्ड द वैल्यू, यानी अलग अलग तरह के फॉर्मेट होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं, एक्सेस करते हैं, सर्च करते हैं, ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। यानी जितनी तरह के ऑपरेशन हम एक डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उनके अलग अलग मैकेनिक्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, और इन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया है, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना। वैल्यूज़ को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, वैल्यूज़ को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना और उनको ईजिली एक्सेस कर पाना। ठीक है, ये सारे हमारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे। पर यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द पार्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी, कैश, मैन, सेकेंडरी, कहीं पे भी आपका डेटा जा रहा हो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सो दैट द मेमोरी कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, यानी कि हमारा टाइम भी कम लगे और स्पेस भी अच्छे से यूज़ हो। ठीक है, अब देखिए जब हम टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं, ठीक है ना, तो भी हमें बड़ा इनके बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा दे रहा हूँ, मतलब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक देखिएगा, सोच के देखिएगा इसके बारे में कि मैंने आपको 40 जो है बुक दे दी, किताबें, 40 किताबें दे दी मैंने कहा बेटा ज़रा इनको कम से कम जगह में अरेंज कर लो। ठीक है, तुम्हारे पास जगह ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी जगह है, बस इसमें 40 किताबें अरेंज करो। तुमने कहा बारे सर ये तो बहुत ही ईजी है, तुमने 40 किताबें एक के ऊपर एक लगा दी, है कि नहीं। अब आप सोचो कितनी जगह लगी, 40 जो बुक थी वो केवल एक बुक के स्पेस में एक के ऊपर एक हीप के फॉर्म में अरेंज हो गई। अब हमने कहा जरा सबसे नीचे वाली किताब निकाल के दे दो। अब तुम सोचो, समझ गए ना, समझ गए कि नहीं। तो तुमने जगह तो बेटा सेव कर ली, अब तुम क्या करोगे, सारी किताबें ऊपर से हटाओगे, सबसे नीचे पहुंचोगे, तब मुझको वो बुक निकाल के दोगे। समझ गए ना। तो एक ये होती है प्रॉपर हैंडलिंग। सेकंड, अगर आप देखो एक और एग्जांपल जो बड़ा अच्छा एक हम लोगों की रियल लाइफ एग्जांपल है, मेडिकल स्टोर के बारे में सोचो। उनके पास हजारों तरह की दवाएं होती हैं, आपने क्या देखा है, वो ड्रॉर में इतने अच्छे से सब प्रॉपरली अरेंज होती हैं। आप उनसे कोई भी दवा जब मांगते हैं, जब आप उनके सामने एक अपना एक जो है पेपर रखते हैं, तो आप देखिए वो क्या होता है, वो पार्टिकुलर उसी ड्रॉर के ऊपर हाथ रखते हैं जहां उनकी दवा है, क्योंकि लेबलिंग की हुई है कि यहाँ ठीक है ए लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। ठीक है, आपने जो दवा मांगी वो उसी के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सीधे उसी ड्रॉर पे जाते हैं, ड्रॉर ओपन करते हैं, दवा निकाल के आपके हाथ में रख देते हैं। ठीक है ना। तो कितने प्रॉपर वे में जो मेडिकल स्टोर होते हैं, सोचिए अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो है हम लोग देखिए अब तो बड़े बड़े जो है इसके ऊपर PhDs की जाती हैं, लोग PhD तक करते हैं कि कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए। फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, ठीक है ना, किसी एक स्टोर में चले जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग क्या देखते हो कि जितना हमारा सामान है सब इतने अच्छे से ड्रॉर में हर तरफ जो लगा रहता है, आप आराम से घूमते हैं, जो सामान चाहिए होता है अपनी ट्रॉली में डालते हुए चले जाते हैं। उसमें भी आप देखो तो क्या क्या वो लोग थिंकिंग रखते हैं, अपना सारा सबसे जो पॉपुलर सामान है उनको जो पता है वो सबसे आखिरी में लगाएंगे। क्यों सबसे आखिरी में लगाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ तक आने तक आप और भी 15 चीज़ें देखते हुए वहाँ तक पहुँचोगे। सही है ना। तो क्या पता है कि आप जो सामान लेने आए वो तो लोगे ही लोगे, जब वहाँ पहुँचते पहुँचते 2-3 सामान और ट्रॉली में डाल लोगे। और क्या देखते हो, छोटे बच्चों के जो सामान हैं, मैगी है, टॉफ़ीज़ हैं, वो हमेशा कहाँ रखी जाती हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ तक बच्चे का हाथ पहुँच जाए। समझ गए ना। वो मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या करेगा, आप उठा के ट्रॉली में डाल देगा, मम्मी चाहिए, पापा मुझको ये चाहिए। समझ गए। तो ये सारी थिंकिंग, तो आप सोचिए कि वो लोग इतने बड़े मॉल में जान के वो हज़ारों आइटम्स हैं, वो कैसे इन सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं, उसके बारे में कितना सोचते हैं। ये नहीं कि कोई भी सामान कहीं भी उठा के लगा दिया। ऐसे ही बेटा हम लोग जब अपना डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम लोग ये भी हमको सोचना होता है कि उसका जो एक्सेस मेथड है वो कैसा है। ठीक है ना, एक्सेस मेथड कैसा है। जैसे मैंने अभी क्या बोला, सबसे जो पॉपुलर सामान है मैंने लास्ट में लगा दिया, इसका मतलब ये कि तुमको पहले 15 आइटम से होके निकलना पड़ेगा, तब तुम जाके वहाँ तक पहुँचोगे।
ये मैकेनिज्म हम लोग कहाँ देखते हैं? कोई आइडिया किसी को, जो लोग बैठे हैं ऑनलाइन वो हमें बताएं कि हमें किसी एक खास एलिमेंट तक जाना है, पर उसके पहले हमें उसके जितने भी प्रीवियस एलिमेंट्स हैं उनको देखते हुए ही जाना पड़ेगा। ये मैकेनिज्म कहाँ फॉलो होता है, किस डीएस में? नहीं बेटा, आपको नोट्स में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है? किसी ने पूछा है सर क्या ये सब नोट्स में लिखना है? नहीं, ये शीट में आपको भेज दूंगा, ठीक है? आपको बस खाली सुनना है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपसे सवाल किया था अभी एक, तो कि हमें किसी एक खास एलिमेंट तक पहुँचना है तो हमें उसके प्रीवियस के जितने भी सारे स्टॉल्स हैं उनसे हो के हमें जाना पड़ेगा, उसके प्रीवियस जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट या ये जो एक यहाँ पे एक्सेस मेथड है कहाँ पे फॉलो होता है, किस डेटा स्ट्रक्चर में? तो ऑनलाइन से हमें कुछ आंसर आए हैं, मैं जरा वो आंसर बताता हूँ आपको। अंकित कुमार ने बताया है कि भाई एरे होता है, फिर रुद्राज ने कहा है लिंक लिस्ट है, कनिका ने भी कहा है कि लिंक लिस्ट है। बताइए आप लोग, लिंक लिस्ट का आइडिया है कोई? नहीं है, लिंक लिस्ट का आइडिया नहीं है, ठीक है। तो खैर बेटा आप लोगों का आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है ना, कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लिंक लिस्ट। एरेज नहीं है बेटा, ध्यान रखना। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के बातें कर रहे हैं बेटा, जिनको समझ में ना आए वो ज़्यादा ना परेशान हो, एक दो क्लास के बाद उनको भी सब बातें समझ में आएंगी। एरेज में बेटा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस होती है, आप किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा था कि टाइम और स्पेस के बीच में बेटा बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, यानी कहीं ये ना हो कि आप कम जगह खर्च करने के चक्कर में टाइम जो है ज़्यादा लगा दें, ठीक है, या टाइम कम लगाने के चक्कर में मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लें। हालांकि आज की डेट में मैंने क्या बोला कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि आज की डेट में ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब तो मामला खाली क्या है कि कोई ऐप कितनी फास्ट चल रही है, कोई भी प्रोग्राम कितना फास्ट चल रहा है, मेमोरी वाला मामला तो खत्म हो गया अब, ठीक है कि नहीं। तो और बेटा क्या होता है यहाँ पे कि जो भी आप किसी भी एक फॉर्मेट जो आप यूज़ करने जा रहे हो वहाँ पे जो वैल्यूज़ होल्ड कर रहे हो उन वैल्यूज़ का आपस में कैसा एक दूसरे के बीच में रिलेशन है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि कोई भी वैल्यू जो किसी एक फॉर्मेट में मैंने एरे में या लिंक लिस्ट में होल्ड की हुई है उसको अपने आगे और पीछे वाली वैल्यूज़ के बारे में पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना। तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो है फॉर्मेट्स हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये पता होना बड़ा ज़रूरी है, वरना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो चार यहाँ पे बोला गया है कि दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आर मेनली स्पेसिफाइज द फॉलोइंग फोर थिंग, कि जब हम डीएस की बात करते हैं तो यानी जिस भी आप जो है फॉर्मेट की बात कर रहे हो, चाहे वो एरे हो, लिंक लिस्ट हो, स्टैक्स हो, क्यूज हो, तो उनके बारे में 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एक्सेसिंग मेथड, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और प्रोसेसिंग मेथड है, ठीक है। यानी कि पहले तो आप डेटा कैसे कर रहे हो स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जब आप ये देखिए यहाँ 2 फिगर दिखाई गई हैं, एक बेटा एरे है और एक लिंक लिस्ट है। एरे में आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक बना देते हैं, हर मेमोरी ब्लॉक की अपनी एक नंबरिंग हो जाती है, और वो जो नंबरिंग हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स, सही है। और आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एरे है, इस एरे का नाम क्या है, ARR, ठीक है। और मैंने कहा बेटा आपको C को यहाँ पे एक्सेस करना है, तो आप सीधे क्या लिख देते हैं, ARR 6, ठीक है। आपको बस खाली इतना लिख देना होता है ARR 6, यानी कि आपने क्या किया, बस केवल अपने उस एरे का नाम और उसका बता दिया इंडेक्स, तो आप सीधे उस वैल्यू को एक्सेस कर लेते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपसे बात करूँ लिंक लिस्ट की, अगर आपको इस C को करना है एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए C है, तो आप यहाँ से ये नहीं कि आप सीधे यहाँ पहुँच गए, क्यों? क्योंकि हम लोग जब लिंक लिस्ट में काम करते हैं
तो यहाँ का फॉर्मेट अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कुछ लोगों को पता ही होगा कि सपोज अगर ये मेरे पास 4 यहाँ पे नोड हैं जो अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो पहला मेरा जो एलिमेंट ए है, फिर क्या होता है इसके बाद एक अगला जो फील्ड होता है वो क्या होता है, अगली वाली वैल्यू का लिंक, यानी वहां का पता बताता है। तो ये देखिए इसका ये वाला जो फील्ड है नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा 200, ये मुझको यहाँ लेके जाएगा। 200 पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी बी, और ये मुझे कहाँ लेके जाएगा 300। 300 पे जाओगे तो यहाँ पे तुमको जो है थर्ड वैल्यू मिल जाएगी सी, और ये तुम्हें कहाँ लेके जाएगा 400, और 400 बेटा कहाँ लेके जाएगा डी पे, और डी कहाँ लेके जाएगा नल पे। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, लिंक लिस्ट का भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। पर यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करनी है, मुझे मेमोरी एड्रेस 300 पे जाना है, तो मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता जैसे मैं एरे में कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, तुमको हेड से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमेशा शुरुआत किससे होती है लिंक लिस्ट में, हेड से। पहली वैल्यू रीड करिए, फिर ये आपको सेकंड पे ले जाएगा, सेकंड वाला थर्ड पे लेके जाएगा, तब जाके मुझको ये वैल्यू मिलेगी। समझ गए ना। तो यानी मुझे इसके प्रीवियस सारे नोड को एक्सेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो तरह की बातें हैं कि देखिए, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ की जो मेमोरी लोकेशन होती हैं दे आर कॉन्टिग्युअस। कॉन्टिग्युअस का बेटा मतलब ये होता है कि सारे मेमोरी ब्लॉक जो है, जो मेमोरी में एलोकेट होते हैं, वो एक साथ होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक तुरंत। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ पे जो मेमोरी होती है वो कैसे फॉर्म में होती है, स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। यानी कि कहाँ पे अगला एलिमेंट होगा हमको भी नहीं पता है। ठीक है, यानी कि ब्लॉक से लगा हुआ नहीं होता है। तो एक तो ये हो गया कि डेटा दो तरह से अरेंज हो सकता है, कॉन्टिग्युअस फॉर्म में हो सकता है या फिर स्कैटर्ड फॉर्म में हो सकता है। नंबर 2 पे क्या बताया है, एक्सेसिंग मेथड जो मैंने अभी बताया, एक क्या है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। ठीक है ना, या सीक्वेंशियल एक्सेस कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सीक्वेंशियल एक्सेस, कि यहाँ पे भाई जो एक्सेस होती है वो सीक्वेंशियल होती है। ये नहीं कि आपने सीधे किसी एक जो है उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है डायरेक्ट एक्सेस है। और इसके बाद देखिए फिर अगला जो पॉइंट क्या बताया इन्होंने, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यानी कोई भी एक जो एलिमेंट है वो कितने दूसरे एलिमेंट से लिंक्ड है या रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या देख रहे हैं, हर एलिमेंट क्या है अपने अगले वाले एलिमेंट से लिंक है। सही बात है कि नहीं। यानी बात यहाँ क्या हो रही है, 1 to 1। ठीक है, हर एक एलिमेंट अपने अपने ही जैसे एक सिमिलर दूसरे एलिमेंट से लिंक है। यहाँ पे क्या कोई एलिमेंट किसी एक दूसरे को लिंक कर रहा है, नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि तब भी सबको पता है कि मेरे पीछे कौन है, मेरे आगे कौन है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताया कि 4 पे ए है, अब आप ये बताइए इसका प्रीवियस एलिमेंट कौन है। तो अगर भैया इंडेक्स 4 पे, अगर ARR 4 पे, ठीक है, ARR 4 पे अगर आप A देख रहे हो, तो अगर मैं ARR 3 कर दूं यहाँ पे तो मुझे कौन मिल जाएगा, D मिल जाएगा। और अगर एक आगे जाना है तो मेरा जो इंडेक्स है उसमें एक कर दो, प्लस कर दो, तो मैं आपको अगला एलिमेंट भी दे दूंगा। सही है ना। तो आप देखो तो एक तरह से ये भी क्या है, अपने आगे पीछे वाले दो एलिमेंट से तो लिंक है ही है। यानी अगर मुझे किसी एक वैल्यू का पता हो, ऐसी देखिए बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए जैसे, हाँ ये देखिए, ये दिया एक वो शो किया गया ग्राफ। यहाँ पे अब ध्यान दो, ये देखो एक हमको दिख रहा है एलिमेंट 1। अब ये देखो ये कितने दूसरे एलिमेंट से लिंक है, जरा ध्यान से फिगर देखो। 1 जो है किससे किससे लिंक है, 0 से लिंक है, 4 से भी लिंक दिख रहा है, 3 पे भी लाइन आई है और 2 पे भी लाइन आई है। सही बात है कि नहीं। यानी ये अकेला एलिमेंट आप क्या देख रहे हो, जो है 4 लोगों से लिंक है ये। ठीक है, 2 के बारे में सोचिए, 2 कितने लोगों से लिंक है, 1 से और
3 से। ये कितने लोगों से लिंक है? 2 लोगों से लिंक है। सही है ना? तो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में आप यहाँ पे ये देखते हो। 7 देखो कहाँ कहाँ लिंक है, किससे? 1 से लिंक है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे देखो 1 कितने लोगों से लिंक है? 2 लोगों से लिंक है, ठीक है। इसका लेफ्ट भी है और राइट भी है। 7 3 से नहीं है क्या 7 ऊपर वाले से। बेटा? तो ये कह रहे हैं क्या 7 अपने ऊपर वाले से लिंक नहीं है? अब आप सोचो, क्या अगर आपने बाइनरी ट्री पढ़ी हो, बाइनरी ट्री में क्या होता है? 3 फील्ड होते हैं। एक फील्ड में क्या होती है? वैल्यू होती है। बाकी 2 फील्ड में क्या होता है? कौन बताएगा? लेफ्ट और राइट। मैं बता दे रहा हूं क्या होता है। एक तो वैल्यू होती है और उसके पास पता कहाँ का होता है? अपने लेफ्ट चाइल्ड का और अपने राइट चाइल्ड का। तो ये 7 है, वैल्यू है। इसके पास 2 चीजें होंगी, एक तो लेफ्ट और एक होगा राइट। हालांकि यहाँ पे तो राइट में कुछ है ही नहीं, राइट की वैल्यू क्या होगी? नल होगी, ठीक है। तो क्या इसको अपने पेरेंट का पता है मेरा पेरेंट कौन है? नहीं पता। समझ गए ना भाई? चाइल्ड को अपने पेरेंट, देखिए आप पेरेंट से चाइल्ड पे जा सकते हो पर चाइल्ड से पेरेंट पे नहीं जा सकते हो। सही है कि नहीं? तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे कि हमारे जो एलिमेंट हैं कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। समझ गए? हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे। और प्रोसेसिंग मेथड, ठीक है ना? सारे ऑपरेशन होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि हर एक जो है फॉर्मेट में जब आप काम करते हो, अलग अलग टाइप के जो है जब डीएस यूज करते हो, तो उनमें फिर देखो हर ऑपरेशन करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुमसे अगर यहाँ पे एरे की बात करूँ केवल, तो मैं एक छोटा सा खाली यहाँ पे शो कर रहा हूँ एग्जाम्पल, बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये एक एरे है। सपोज बेटा मैंने आपसे क्या बोला कि 4th प्लेस पे m डाल दो, ठीक है। मैंने खाली इतना बोल दिया कि बेटा मुझको यहां 4th प्लेस पे m जरा कर दो स्टोर, ठीक है। अब आओ जरा देखते हैं 4th प्लेस पे है कौन। 1 2 3 4, ओके। यहां पे बेटा मुझे m चाहिए। जहां पे m चाहिए वहां पे क्या लिखा हुआ है? d लिखा हुआ है। यानी आप एक नई वैल्यू एरे में इंसर्ट करना चाहते हो। तो अब सोचो इसकी प्रोसेस क्या थी। तुम लोगों ने शायद ये बनाए होंगे, प्रोग्राम किए होंगे, आई होप सो। पर देखो क्या है प्रोसेस। प्रोसेस ये है कि जो नंबर 6 वाला है वो कहां चला जाए? नंबर 7 पे, ठीक है। जो प्रोसेस है एरे में वो क्या है कि नंबर 6 वाला कहां चला जाए? नंबर 7 पे। यानी सी को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दो। 5 वाला 6 पे आ जाएगा, जहां पे सी है वहां पे ई हो जाएगा। 4 वाला कहां पे आ जाएगा? 5 पे, यानी जहां पे ई है वहां पे ए आ जाएगा। और 3 वाला कहां चला जाएगा? 4 पे, यानी ए की जगह पे डी आ जाएगा। और अब देखो यहाँ पे खाली है जगह। अब मैं इंडेक्स 3 पे क्या डाल दूंगा? एम को डाल दूंगा। तो तुमने ध्यान दिया क्या करना पड़ा? जब मुझे एक नया एलिमेंट एरे में बीच में इंसर्ट करना था तो मुझे बाकी एलिमेंट को एक एक शिफ्ट करना पड़ा। बात समझ गए? ये है यहाँ की प्रोसेसिंग। ऐसी कभी कोई नंबर अगर रिमूव करना पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ए को रिमूव कर दो, ए को रिमूव कर दो, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? 6 वाले को 5 पे डालो, ए की जगह पे ई आ जाएगा, ठीक है। ई की जगह पे ये 7 वाला 6 पे आएगा, सी आ जाएगा। और सी वाले को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे या वहां पे कोई भी एक गार्बेज वैल्यू डाल देंगे। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट की शिफ्टिंग करनी पड़ती है। पर अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो और यहाँ पे मैंने कहा बेटा एक m डालो जरा, ठीक है। मेरे पास क्या है? A B C D। मैंने कहा कि भाई ये काम करो, 3rd प्लेस पे m डाल दो। तो अभी देखो 3rd प्लेस पे कौन है? C है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक देखो एक न्यू नोड बनाएंगे, ठीक है। एक नया नोड बनाएंगे जिसमें क्या लिखा होगा? m लिखा होगा। अब मैं क्या करूंगा? पहले नोड से स्टार्ट करूंगा, सेकंड नोड पे आऊंगा, ठीक है। सेकंड नोड पे आने के बाद देखो बी मुझे कहां पे लेके जा रहा है बेटा? 300 पे। सपोज तुमने ये जो नया वाला नोड बनाया है इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो कितना है? 600 है। तो अब पता है ये जो बी आपका सेकंड नोड है, अब वो आपको 300 पे लेके नहीं जाएगा। कहां लेके जाएगा? 600। जो मैंने न्यू नोड बनाया मैंने कहा वहां लेके जाओ। और ये जो 600 है ये पता है आपको कहां लेके जाएगा? 300 पे, यहां। तो यानी बीच का आपने ये लिंक तोड़ दिया, बी और सी के बीच का।
आपने कहा कि बी का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो अब ऊपर जाएगा, पहले एम को रीड करेगा, थर्ड प्लेस पे एम है, और ये जो एम वाला अब आपको वापस 300 पे लेके आएगा। तो यहाँ का मैकेनिज्म आप क्या देखते हो, बिल्कुल अलग है, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी है, पर यहाँ पे आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो ये दो ही होते हैं हमारे पास आइडियाज, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं बेटा, ये 4 पॉइंट हैं जो हमारे सामने अलग अलग फॉर्म में आते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि डेटा जो आप यहाँ पे डीएस यूज करते हो, अलग अलग टाइप के जो फॉर्मेट यूज करते हो, उनका इफेक्ट क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि काम करने के तरीके पे फर्क पड़ता है हमारे, ठीक है। कोई कोई भाई कहीं कहीं की जो वर्किंग है वो थोड़ी स्लो है किसी दूसरे के कंपेरिजन में, ठीक है। देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊं, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ना अच्छा होता है ना खराब होता है, ठीक है। मैं आपको पूरी बात बता दूं सिंपली, यहाँ पे इतना सारा पढ़ने से अच्छा हमारी नीड क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सही बात है कि नहीं, हमारी नीड क्या है, हमें चूज करना है किसी एक फॉर्मेट को कि मैं एरे यूज करूं कि मैं लिंक लिस्ट यूज करूं, ठीक है, मैं बाइनरी ट्री यूज करूं या मैं एक जो है ग्राफ का यूज करूं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी नीड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग। अब आपको चाहिए था एरे, आपने यूज कर ली लिंक लिस्ट, सही बात है कि नहीं। अब तो क्या होगा, अब आपको पता है आपके सारे तरीके काम करने के बदल जाएंगे, ठीक है। शायद आप उतने अच्छे तरीके से काम ना कर पाएं जितने अच्छे से आप एरे पे काम कर पाते हैं। देखो काम तो सभी करेंगे, बात समझ रहे हो, काम तो सभी करने वाले हैं, लेकिन बस सवाल ये है कि सही चीज़ के लिए सही चीज़, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बताया भी है कि अगर तुमको डीबीएमएस पे काम करना है, यानी कि बहुत सारे जो फील्ड एक दूसरे से के साथ रिलेटेड होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग बाइनरी ट्रीज का यूज कर लेते हैं, बी ट्रीज है। और अगर तुमको कंपाइलर के लिए तुम अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हैश टेबल्स का यूज करते हैं। ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप रिलेशनल डीबीएमएस यूज कर रहे हो, सो देन वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ बी ट्री, ठीक है। और अगर कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्रामिंग होने जा रही है तो मैं हैश टेबल का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस खाली बात यहाँ बताई गई है। और एक देखिए यहाँ पे शो भी किया गया है बीएसटी को, यानी बाइनरी सर्च ट्री एक शो की गई है। अभी इसके ऊपर हम लोग जब आगे आएंगे तो बात करेंगे। जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही है कि इसका क्या फीचर होता है ना। जो हमारा जो पेरेंट होता है वो अपने लेफ्ट चाइल्ड से तो बड़ा होता है, पर राइट चाइल्ड से छोटा होता है। पूरे में आपको यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा, ठीक है, कि हमेशा जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो रूट से क्या होगी, छोटी होगी, और राइट वाली वैल्यू हमेशा रूट से बड़ी होगी। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे हैश टेबल शो की गई है कि जो हैश टेबल है वो कैसे काम करती है। कि यहाँ देखिए पूरी एक यहाँ पे मेमोरी में, जैसे यहाँ पे टेबल है मेरे पास, कौन कौन से फील्ड हैं, मेन है, फैक्टोरियल है, नम है, रिजल्ट है, वो कहाँ कहाँ पर गए हैं। तो ये हैश टेबल का एक लुक यहाँ पे शो किया गया है। कैसा होता है हम लोग अभी आगे आएंगे तब बात करेंगे कि कैसे हम लोग मेमोरी में सारे सीक्वेंस में सबका लिंक स्टोर करते हैं, ठीक है। ये देखिए सबके लिंक हम लोगों को यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करते हैं, कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो डेटा स्ट्रक्चर हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं नाम बता दूं कि हमारे पास 2 तरह के बेटा डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। पहले होते हैं प्रिमिटिव और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका क्या मतलब होता है बेटा, जो इनबिल्ट होते हैं, यानी कि आपको पहले से ही प्रोवाइडेड होते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली सीधे उनको उठाइए और अपने प्रोग्राम में यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं उनकी क्या खास बात है, फॉर एग्जांपल कई ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जांपल एरे जैसे है, एरे बेटा किस में आता है, नॉन प्रिमिटिव में। अब आपको बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज़ पे काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक अपने प्रोग्राम में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। एरे कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप ओनली। बात समझ गया ना, जो हेल्प करनी है। तो यहाँ पे नॉन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो देखिए प्रिमिटिव डेटा
Formats are those which have predefined way of storing data by the system, and the set of operations that can be performed on these data are also predefined. They are directly operated upon by the machine instruction. ठीक है, यानी कि ये आपके पास पहले से ही वैल्यूज को स्टोर करने के लिए प्री डिफाइंड होते हैं किसी भी सिस्टम में। यहाँ पे जो वर्ड है सिस्टम, उसको समझने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिप्लेस कर सकते हैं कि कोई भी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है सब में ये प्री डिफाइंड होते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर, तो देखिए 4 मेन आपको मिलेंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे ना तो आप देखिएगा आपको ये 4 टाइप्स की मेन कैटेगरी मिलने वाली है। ठीक है, कैर यानी कि अल्फाबेटिकल वैल्यूज के लिए इंट, होल नंबर्स के लिए फ्लोट एंड डबल, ये किन के लिए, फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए या रियल नंबर के लिए। ठीक है, ये क्या है, घर दिखाया गया कोई, ठीक है ना। अब सोचो इसका प्रिमिटिव डेटा टाइप से क्या मतलब है, समझ गए ना। देखो अब होता क्या है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ एक्सप्लेन। अगर आपको एक ज़मीन है, अगर आपको एक घर बनाना है, देखिए घर की एक बड़ी खास बात है कि घर कहीं मार्केट में बना बनाया नहीं मिलता, कि कहीं गए किसी शॉप में, ठीक है, या किसी बड़े स्टोर में गए, वहाँ पे बहुत तरह के रखे हुए हैं घर, 600 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट। आपने कहा हाँ ये अच्छा है, पेमेंट किया, यूँ उठाया ट्रक में और ला के रख दिया। होता है कहीं ऐसा? नहीं होता। घर बना बनाया क्योंकि कोई बेच भी नहीं सकता इतनी जल्दी। कारण क्या है कि सबकी चॉइस अलग अलग है, समझ गए ना। जब आदमी जब एक अपनी ज़मीन पे जब खुद जब घर बनाता है, मैं फ्लैट या बिल्डिंग या सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, हम लोग जब अपनी ज़मीन खरीद के जब एक घर बनाने चलते हैं तो वहाँ पे देखिए बहुत सारी प्रोसेस हमारे साथ इन्वॉल्व होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पहली बात तो जो घर का मैप बनता है वही बहुत बड़ा एक काम होता है, क्योंकि घर में 4 लोग हैं तो वो 4 तरह की बातें बताते हैं कि नहीं, कहे तो वो एक क्या बोलेगा कि नहीं जो ड्राइंग रूम है सबसे पहले होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं सेंटर पे होना चाहिए, कोई कहेगा कि नहीं बाहर इतना बड़ा लॉन तो होना ही चाहिए, एक कह रहा है नहीं इतने बड़े लॉन की क्या ज़रूरत है। तो बहुत सारी बातें होंगी तब जाके तो मैप फाइनल होगा। तभी मैंने क्या बताया कि जो नया घर बनाना है, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या आती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अब आप एक बनाने जा रहे हैं प्रोग्राम, बहुत सारा डेटा है, ठीक है, अब उस डेटा को आपको ऑर्गेनाइज करना है, यानी एक मैप बनाना है। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखना शुरू करोगे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मेरे इस जो है सिनेरियो में सबसे अच्छा सूटेबल है। मैं एरे का यूज करूं या मैं लिंक लिस्ट का यूज करूं या मैं बाइनरी ट्री का यूज़ करूं या मैं ग्राफ का यूज करूं, मैं क्या यूज करूं, है कि नहीं। हम लोग ये चीज़ पहले यहाँ पे सोचते हैं। चलिए फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे फैसला कर लिया कि ठीक है मैं क्या करूँगा, मैं एक लिंक लिस्ट का यूज करूँगा। ठीक है, ये मैंने कहा कि मैं एक जो है लिंक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, और जहां 4 फील्ड होंगे, सबसे पहले क्या होगा, रोल नंबर। सेकंड में मैं क्या करूंगा, उस पर्सन का नेम स्टोर करूंगा। थर्ड वाले में मैं क्या करूंगा, उसकी सैलरी स्टोर करूंगा। ठीक है, और जो चौथा फील्ड है बेटा वो तो सेट है, क्या होगा बताओ, आइडिया किसी को। लिंक लिस्ट का नोड बना रहा हूं, 3 फील्ड मैंने बता दिए, एक में भैया रोल नंबर है, नेम है, सैलरी है। चौथा फील्ड क्या होगा, वेरी गुड। तो देखो ऑनलाइन वाले बता रहे हैं, ये क्या होगा, नेक्स्ट वाला फील्ड, जो मुझे बताएगा कि अगली वैल्यू कहाँ मिलेगी, वहाँ का मेमोरी एड्रेस। समझ गए ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बेटा ध्यान देना, अब जब तुम अपना रोल नंबर वाला फील्ड बनाओगे तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, डिक्लेयर, सही है ना।
ये देखो बेटा, तो मैं अपना जब नोड नाम का जब एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो कुछ देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है। रोल नंबर है, नेम है, सैलरी है, नेक्स्ट है, ये पॉइंटर है, अपने ही टाइप का सेल्फ जो है एक अपने ही जैसे नोड को पॉइंट करता है, उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। सवाल ही कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि मेरे बगल में इस घर की फिगर बनी है, मुझे ये घर बनाना है, समझ गए ना। तो मैंने भी कहा कि मुझको भी एक नोड बनाना है लिंक लिस्ट में। तो इस घर को जब मैं बनाने चलूंगा ना, तो पता है क्या हो रहा है बेटा, मुझको प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ रहा है। पता है कौन कौन है? जरा देखिए यहाँ पे कौन कौन है। इंट, सही बात है। इंट आपको क्या हुआ? बना बनाया मिल गया, आपको बस खाली यूज करना है बस। इंट बना बनाया मिल गया। कैर बना बनाया वो पहले से ही सी लैंग्वेज में वेल डिफाइंड है, सी या सी प्लस प्लस में। डबल, ठीक है। पॉइंटर, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको बनी बनाई मिल गई। क्लियर है कि नहीं? आपने बस खाली क्या किया, सबको आपस में मिलाया और बस काम हो गया, ये नोड तैयार हो गया। सही है। यही चीज़ बेटा यहाँ पे है। तुम अगर घर बनाने जा रहे हो तो ये नहीं कि तुम पहले जो है एक ईंट का भट्टा खरीदो, ठीक है, फिर लेबर लगाओ, फिर वो ईंटें बनाएंगे, फिर उनको पकवाओ। ये सब करना पड़ता है क्या? नहीं, ईंटें बनी बनाई मिलती हैं। तुम पहले सीमेंट की फैक्ट्री लगाओ, फिर सीमेंट बनाओ, तो फिर मज़ा नहीं आएगी। सही बात है कि नहीं? जब इतना ही सारा काम करना है तो क्या फ़ायदा है ना। वो आपको बनी बनाई मिल जाती है। बस वही चीज़ मैं यहाँ पे खाली बस ये जो फिगर है इसका यहाँ पे यही मतलब है। आप जब घर बनाने चलते हैं तो आपको ईंट है, सीमेंट है, ठीक है, लोहा है, ठीक है, बार्स हैं, तो वो सब आपको बने बनाए मिलते हैं। खाली उठाओ, मिला के सब ज्वाइन करके कंबाइन कर लो, घर तुम्हारा खड़ा हो गया। यही सेम सीन यहाँ पे है। तो जो जितने भी नॉन प्रिमिटिव बेटा डेटा स्ट्रक्चर हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से ही बनाते हैं। बस खाली ये एक यहाँ पे पॉइंट था जो यहाँ पे फिगर शो की गई थी। स्टर क्या है? स्टर, हाँ बेटा, स्टर क्या है? पॉइंटर ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, या ये आने वाला समय है बेटा, ठीक है। ये पॉइंटर का तुम्हें ज्ञान है कि नहीं, पहले कुछ बताओ। बिल्कुल ज्ञान नहीं है? पॉइंटर करेंगे। अरे गजब बेटा, सब लोग थोड़ा सा सी रिवाइज कर लो। अगर आगे की क्लासेस, अभी जब तक एरे तब तक सब समझ में आएगा। जैसे ही मैं एरे फांदूंगा ना और किसी और चीज़ में जाऊंगा, ठीक है, तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। बाइनरी ट्री वगैरह इन सब में जाना है हमें, उनके प्रोग्राम के फॉर्मेट देखने, क्योंकि सीयूटी के पेपर में देखो वो लोग क्या करते हैं, कोड डालते हैं। देखिए आपको वहाँ पे कोडिंग नहीं करनी, पहली बात तो ये समझ लो। सही है कि नहीं? आप जो सीयूटी में एग्ज़ाम दोगे और यहाँ से जो क्वेरीज आएंगी डीएस से, तो देखिए मेन चीज़ तो थियोरिटिकली तो आप सब यहाँ सीख जाओगे, थ्योरी में नहीं फंसोगे। मामला कब आएगा कि जब वहाँ पे देखो 2-3 क्वेरी कई बार ऐसी आती हैं जहाँ पे वो केवल आपको कोड देते हैं, एक छोटा सा पोर्शन लिख के देंगे और आपको उस पोर्शन को चला के खाली ये देखे ड्राई रन करके ये देखना होता है कि काम क्या हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो आपसे केवल यही पूछते हैं कि बताओ कि ये जो कोडिंग है इससे होने क्या वाला है, ठीक है। तो अगर आप बेटा कोडिंग समझ नहीं पाओगे, अगर आपको पॉइंटर की नॉलेज नहीं होगी, या आप जो है उसका लूप ही नहीं चला पा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बेटा देखो, आप लोग जो है एमसीए का एंट्रेंस देने जा रहे हो, तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको सी या सी प्लस प्लस में से कोई एक लैंग्वेज आती होगी। समझ गए यहाँ पे? और अगर नहीं आती लेकिन पढ़ी जरूर होगी, तो बेटा समय आ गया आप उसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर नहीं पता तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो तो खैर मैं सिखाऊंगा, इसलिए मैंने कहा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कितनी तरह के होते हैं। तो बहुत सिंपल सी एक फिगर है, सबको पता ही है, अभी भी बात करके आ रहे हैं हम लोग कि भाई 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कौन कौन होते हैं ये भी हम लोगों ने बात कर ली कि भाई इंटीजर टाइप के होते हैं, फ्लोट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। देखो एक टाइप और बता दिया है, पॉइंटर, बोले पॉइंटर भी होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एक मैंने लिखा इंटीजर p और एक मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर पॉइंटर p, समझ गए ना। तो ये देखो दोनों अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं, ठीक है। ये पहला वाला जो p है वो क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है जो एक वैल्यू होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। और जो सेकंड वाला p है, पर उसके आगे क्या लगा हुआ है, एक स्टार लगा हुआ है, तो ये क्या है, तुम्हारा पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आता है, प्रिमिटिव टाइप में। ये चलो एक अच्छी बात पता चली।
और क्या है, नॉन प्रिमिटिव में एरे तो होते ही हैं, इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे किसकी, लिंक लिस्ट की, जिसके थ्रू हम लोग बहुत तरह के फॉर्मेट बनाते हैं और फाइल्स। ठीक, फिर ये जो लिस्ट होती है ये भी बेटा दो तरह की होती हैं। ठीक, एक कैसी होती है, लीनियर लिस्ट, और दूसरी होती है नॉन लीनियर लिस्ट। नाम पढ़ के दोनों में फर्क समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। जब मैं बोलता हूं लीनियर लिस्ट, यानी कि यहां सारे आइटम जो होते होंगे वो एक लाइन में होते होंगे, सीक्वेंस में होते होंगे। ठीक है, लेकिन जो नॉन लीनियर है वहां पे क्या होता होगा कि जो डेटा होगा वो लाइन में नहीं होगा, किसी सीक्वेंस में नहीं होगा। तो फिर कौन से फॉर्म में होगा, हायरार्किकल कहते हैं इसको। ठीक है, तो फिर बेटा मेरा डेटा हायरार्किकल, यानी कि अब ये क्या होता है, ये क्या होता है हायरार्किकल, तो इसको मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूं, पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, मेरा जो डेटा होगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा, पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेट में हो सकता है मिले। तो जैसे ट्री के बारे में तो सब लोग ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये होता है ग्राफ, यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस नहीं होता। लेकिन बाकी जो स्टैक्स हैं, क्यूज हैं और लिंक लिस्ट हैं, यहाँ पे बेटा एक बिल्कुल सेट पैटर्न होता है, वैल्यूज एक सीक्वेंस में ही हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। ये नहीं कि आपका जहाँ से मना है वहाँ से वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। नॉन प्रिमिटिव, इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे अभी सब बातें बताई दी हैं, बाकी ये तो सब वो है थ्योरी लिखने के पर्पज़ से। तो इसको अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब बातें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे सब अलग अलग फॉर्मेट बताए गए हैं जो हम लोग अभी आगे देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, ये ट्री की फिगर है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड, ये क्या है आपका नॉन लीनियर है। ठीक है, ये नीचे आप क्या देख रहे हैं बना हुआ है ग्राफ, ये भी क्या है नॉन लीनियर है। ठीक है, और आने जाने के सबके रास्ते अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमको 0 से 3 पे जाना है तो तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते, बात समझ रहे हो ना, 0 से 3 पे जाना है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो फिर कहाँ से जाओ, दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं 4 पे जाऊँ और 4 से 3 पे जाऊँ, या फिर मैं 1 पे जाऊँ और वहाँ से 3 पे जाऊँ। डायरेक्ट सब जगह जाने का रास्ता केवल एक ही के पास है, कौन है वो, 1। जो 1 वाला नोड है वो बेटा कहीं, अगर तुम वहाँ पे हो, वहाँ से तुम किसी के पास भी डायरेक्ट पहुँच सकते हो। शॉर्टेस्ट पाथ ही लेना पड़ेगा। हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, शॉर्टेस्ट पाथ बिल्कुल वो चूज करेगा। तो उसके पास तो सीधा लिंक है, आप देख रहे हैं ना, डायरेक्ट लिंक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बस ये आपकी आखिरी स्लाइड है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो लीनियर है नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो सारी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे अभी भी बात कर ही ली है कि देखो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर वेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट आर अटैच्ड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एडजेसेंट। जैसे मैंने एरे की बात की थी, याद है, एरे को पता होता है मेरे आगे कौन है मेरे पीछे कौन है। मैं अगर इंडेक्स 4 पे हूँ तो मुझसे पुरानी वैल्यू 3 पे होगी, अगली वैल्यू 5 पे होगी। हमने किसकी बात की, लिंक लिस्ट की। जो सिंपल जो होती है लिंक लिस्ट, उसमें भी देखो बहुत सारी कैटेगरी है, अभी हम लोग सब पढ़ेंगे। अभी जो हम लोगों ने फिगर देखी उनमें क्या देखा कि हर जो है जो लिंक लिस्ट को अपने अगली वैल्यू का पता होता है, उसका एड्रेस। पर बहुत सारी जो लिंक लिस्ट है वो और थोड़ा सा स्मार्ट होती हैं, वो अपनी अगली वैल्यू का एड्रेस स्टोर करती हैं और अपनी प्रीवियस वाले का भी एड्रेस स्टोर करती हैं। समझ गए ना, अपने पहले वाले का भी और अगले वाले का भी। चलो फिर से एक सवाल आ गया आप लोगों के लिए, ऐसी जो लिंक लिस्ट होती हैं जो अपने प्रीवियस नोड का भी एड्रेस स्टोर करती हैं, उनका नाम क्या होता है। ऑनलाइन में पता है बेटा, मुझे 2-3 लोग बड़े होशियार बैठे हैं, वही बताएंगे, डबली लिंक। अरे वाह, गुड, कनिका एंड रुद्राज, ये 2 लोग फटाफट सारे आंसर दे रहे हैं। दे आर नोन एज डबली लिंक लिस्ट। सही है, मतलब ये अपने आगे पीछे दोनों का ध्यान रखती हैं। और जो नॉन लीनियर होता है, इसके लिए मैंने बताया जो टर्म यूज होता है हायरार्किकल। हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, ट्री। एक्चुअली हायरार्किकल का जो ये वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, ट्री फॉर्मेट में। ठीक है ना, यानी कि ये एक वैल्यू है, इसके नीचे 3 नोड हैं,
2 हैं इसके पास, 1 है इसके पास, ठीक है, 3 ये भी लेके बैठा हुआ है। ये देखिए कुछ एक ऐसा फॉर्मेट ट्री की तरह, ठीक है। जो वैल्यूज है इनमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी सीक्वेंस नहीं है। कैसे करोगे एक्सेस ये भी नहीं पता है, समझ गए। कोई एक आदमी आया, वो कह रहा है यार मुझको पूरे ट्री की वैल्यू रीड करनी है, वो यहाँ से शुरू कर रहा है, कह रहा है मैं पहले ये रीड करूँगा, फिर लेफ्ट वाले पे जाऊँगा, इसकी सारी वैल्यू रीड करूँगा, फिर इसके राइट पे, फिर इसकी सारी वैल्यू, फिर सबसे राइट में, फिर ऐसे। एक और आया, वो कह रहा नहीं मुझको ऊपर से नहीं वैल्यू रीड करनी, मैं तो यहाँ से रीड करूँगा, समझ गए। वो कह रहा है पहले तो मैं यहाँ की सारी वैल्यू रीड करूँगा, फिर मैं धीरे धीरे ऊपर जाऊँगा, फिर नीचे। तो समझ रहे हैं ना, वो क्या करता है मतलब नीचे से वैल्यू रीड करता है। तो कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, तभी इसका क्या नाम है, नॉन लीनियर, ठीक है। और क्या है कि इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल इज इन्वॉल्व, जबकि यहां पे क्या है, मल्टीपल लेवल्स इन्वॉल्व। क्या कहना चाहते हैं वो, ये देखिए सारी वैल्यू एक ही लेवल पे हैं, ठीक है कि नहीं, सारी वैल्यू एक सीध में है, ठीक है ना। पर यहां पे जरा ध्यान दो, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाले फिगर पे, चलो सामने ही मिल गई हम लोगों को। यहां पे आप देखो तो ये देखो पहला लेवल केवल एक वैल्यू है, सेकंड लेवल कितनी वैल्यू दिख रही हैं, 2 हैं, थर्ड लेवल 1 2 3 4 4 वैल्यू हैं, और आखिरी लेवल में देखो 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यू हैं, ठीक है। यानी जो वैल्यूज है बेटा वो अलग अलग लेवल में डिवाइडेड होती हैं, लेकिन जो लीनियर होता है वहां पे ऐसा नहीं होता, सब वैल्यू एक सिंगल लेवल। ये देखो यहां पे भी क्या है, एक ही लेवल है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 वैल्यू यहां पे हैं, 3 वैल्यू यहां पर हैं, ठीक है, और 2 वैल्यू यहां पे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि वैल्यू 3 अलग अलग जगह अरेंज की जा रही हो, सारी वैल्यू एक ही जगह एक ही लाइन में है। तो ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। जो लीनियर होते हैं इनका क्या देखते हो कि जो अगर आप कहीं यूज करना चाहते हो तो इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या बताया कि इजी होता है, ठीक है, जबकि इनका थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लेक्स होता है। सही बात है, क्योंकि इसमें हमें जब हम लोग इनकी जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना हायरार्किकल वाले की, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है बेटा, रिकर्सन का यूज करना पड़ता है। ये लीजिए फिर एक प्रोग्रामिंग का टर्म आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये बाइनरी ट्री है, ग्राफ्स हैं, इन सब की क्या खास बात है कि दे आर द रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब अपनी जब प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, तो हमें रिकर्सन का यूज करना पड़ता है। ये क्या होता है रिकर्सन, पता है, सुना है, देखा नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम। कोई बात नहीं बेटा, ये हमें पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पता है, ठीक है। जैसे मैं पॉइंटर पढ़ाऊंगा, ऐसे ही जब समय आएगा तो मैं आपको रिकर्सन भी पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो फिर सब बेकार है। प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें रिकर्सिव टेक्निक की नॉलेज बड़ी ज़रूरी होती है। क्यों, क्योंकि अगर मुझे रिकर्सन नहीं आता तो फिर बेटा मैं ट्री के प्रोग्राम नहीं बना सकता, समझ गए ना। क्योंकि ट्री के बेटा आप लोगों में से कई लोगों ने प्रोग्रामिंग की हुई है, उनको इस बात का आइडिया होगा, ठीक है ना, कि वहाँ यहाँ का तो प्रोग्राम ही बिना रिकर्सन के नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये सब बातें बताई गई हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो आखिरी वाला पॉइंट क्या है कि इट्स एग्जाम्पल, लीनियर के एग्जाम्पल कौन कौन है, एरे, स्टैक्स है, क्यूज है और लिंक लिस्ट है। ये 4 एग्जाम्पल है बेटा, नाम याद रखना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हाँ 4, क्योंकि वहाँ पे वो ABCD करके 4 ऑप्शन देंगे कि इनमें बताओ कि कौन है, जहाँ पे सब जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नाम पता होने चाहिए, ठीक है। और ये ट्रीज एंड ग्राफ ये किस में चले जाते हैं, नॉन लीनियर में। केवल यही हैं 2 जो नॉन लीनियर हैं, बाकी जो 4 हैं वो आपके उसमें आ जाएंगे लीनियर में, ओके। तो चलिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे ओवर होता है। इसमें केवल हमने आपको इंट्रोड्यूस किया कि आखिर होता क्या है और कैसे कैसे टर्म हमारे सामने आएंगे, लीनियर है, नॉन लीनियर है, ठीक है। और इसके पहले क्या था, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो ऐसे जो टर्म्स आएंगे इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है।
गड हाँ, रॉन्ग रॉन्ग क्लिक कर दिया है। ओके बेटा, तो ये देखो हमारा जो चैप्टर है वो किससे शुरू हो रहा है। अब सबसे पहला और सबसे सिंपल जो हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है, ठीक है, डीएस में, दैट इज एरेज। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो पहली स्लाइड है थोड़ा सा कॉमेडी से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, किसी टीचर ने पूछ लिया प्रोग्रामिंग में डिफाइन एरे, तो एरे को क्या सुना उसने, अरे। और कुछ नहीं, बस खाली आखिरी एग्जाम्पल देख लो, जब किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है उसने, अरे रुपेश। देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया उसने कि अगर बुलाना है तो ऐसे बुला सकते हैं, अरे। तो जब किसी को बुलाना हो तो हम लोग अरे का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो टीचर ने उसने भी लिखा है कि भैया मीट मी, आके हमसे मिलो बाद में, तब बताते हैं एरे क्या होता है। ठीक है, तो बस ये है कहानी, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग कि भाई एरे जो है अरे नहीं है, किसी को बुलाने के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं बेटा, तो एरे का जो काम होता है वो क्या होता है, टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज़। अगर हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे करें डिफाइन, तो क्या क्या मतलब है एरे का, कि दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल विच कैन होल्ड द मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप एट कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। ये इसकी क्या है, एक कंप्लीट डेफिनेशन है कि ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो बहुत सारी वैल्यूज़, ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और वो जो सिंगल वेरिएबल है उसमें कॉन्टिगुअस, यानी कि सारी जो मेमोरी होगी वो एक साथ होगी। ओके, पर एक और क्या चीज़ बोली है, ऑफ सेम डेटा टाइप। और वो पर एक प्रॉब्लम भी है, एक्चुअली वही एरे का डिसएडवांटेज भी है कि ऑल द वैल्यूज विल बी ऑफ सेम डेटा टाइप ओनली। यानी क्या कहने का मतलब है उनका, कि अगर तुमने अपने प्रोग्राम में एरे यूज करने जा रहे हो और तुमने अगर कहीं ये लिख दिया इंटीजर A5, ये तुमने अपने एरे को डिक्लेयर कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि एक ए नाम का वेरिएबल होगा, उसमें ऐसे 5 मेमोरी ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक है, इनकी अपनी ऑटोमेटिक क्या होता है, नंबरिंग हो जाती है 0 से लेके 4 तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स कहते हैं। सही है, और अब आप इनमें बड़े आराम से क्या कर सकते हो, वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ वैल्यूज डाल दी, ऐसे वैल्यूज डाल दी, तो इनमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहूं कि चलो यार 4 भी तो तुम्हारी बात मान गए, एक में याली वैल्यू डाल देते हैं, जरा देखिए 30.5, नहीं, क्या होगा, तुरंत क्या होगा, कंपाइल करोगे, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि तुमने कहा था कि ये 5 मेमोरी ब्लॉक कैसे होंगे, इंटीजर। यही इसका ड्रॉबैक भी है ना। हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों को कि बेटा इसका ड्रॉबैक क्या है, तो यही बताया जाता है कि यार एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, कि अब मुझे 5 वैल्यू स्टोर करनी है, तो 5 कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है। अगर रोक ना होती ना, तब तो फिर मैं क्या करता, पहले वाले में क्या करता, किसी एम्प्लॉय का नंबर स्टोर करता, यहाँ पे नाम स्टोर करता, यहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर करता, यहाँ उसकी सैलरी स्टोर करता। समझ गए ना, मैं यहाँ पे उसके लिए रिमार्क डालता, यानी कोई फील्ड इंटीजर है, कोई फील्ड डबल है, कोई फील्ड कैरेक्टर है। पर मैं एक सिंगल वेरिएबल में पता क्या करता, एक पूरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर कर लेता। पर एरे में ये पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं, कि ये 5 फील्ड हैं और मैं चाहूँ कि मैं किसी एक स्पेसिफिक
आइटम या किसी एक पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग टाइप की है। एरे क्या बोलता है कि सारी वैल्यू एक टाइप की होनी चाहिए, है ना। तो ये इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बस कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, हर चीज़ का ऑप्शन। मैंने क्या बोला, जैसी नीड वैसा काम। तो अब अगर मैं सी पे काम कर रहा हूँ तो आपको पता है, अगर सी में अगर मेरे सामने ऐसी नीड आ जाए कि मुझे मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है एक सिंगल प्लेस में, तो सी में अगर मैं सी में काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्चर्स का यूज करूँगा। और वहीं मैं अगर कहीं जावा में काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करूँगा। सही है ना। या मैं सी प्लस प्लस में काम कर रहा हूँ तो भी मैं क्या करूँगा, एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन और बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ के बारे में सारी बातें आपको मैंने बताई दी। मैंने बता दिया कि क्या होगा, ये सब कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में होंगी। कॉन्टिगुअस का क्या मतलब है, मैं जल्दी से बता दूं बेटा। सपोज आपने इंटीजर num5 नाम से ये एक यहाँ पे एरे बनाया, तो एरे की फिगर तो आपने देख ही ली, समझ ही गए होंगे सब लोग। पर मैं साथ में एक चीज और आपको समझनी है कि देखिए, जब ये मेमोरी क्रिएट होंगी तो क्या होगा, 5 इंटीजर मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होंगे। एज्यूम करिए कि पहला वाला का जो मेमोरी है, पहले वाले ब्लॉक की जो मेमोरी एड्रेस है दैट इज 100, तो अगले वाले का तय है। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगला जो एलिमेंट है 8, इसका मेमोरी एड्रेस तय है कि अगर मैं सी पे हूं तो 102 होगा, जावा पे हूं तो 104 होगा। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि सी में जाता हूं तो मुझे जो पुराने वर्जन है उनमें इंटीजर का साइज कितना मिलता है, 2 बाइट मिलता है। पर जो नए वाले वर्जन है वहां पे इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट होता है। तो यानी जैसा भी आप यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर या अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर एक चीज बिल्कुल पक्की है, मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि जो मेरा इंटीजर का जो एरे बना है उसमें एक एलिमेंट का साइज है 4 बाइट। तो अगर पहला वाला 100 पे है तो अगला वाला 104 पे होगा। 7 कहां पे होगा, 108 पे होगा, ये 112 पे होगा और ये 116 पे होगा। ये बिल्कुल तय है। क्यों? क्योंकि सारे ब्लॉक एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और ये केवल एरे में होता है। ठीक है, केवल एरे में ऐसा होता है, बाकी और कहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये इनकी एक बेटा खास बात होती है कि हम बड़े आराम से, और यहाँ पे आपको पता ही है जो इंडेक्स हैं इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा ये देखिए, मैंने एक यहाँ पे बेटा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट यूज किया। मैंने कहा printf %d, यानी मुझे एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करनी है बता दिया, num3। तो ये क्या करेगा, num3 पे जाएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू है दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो आप किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कोई वैल्यू चेंज करनी है, आपने यहाँ पे क्या बोला जरा देखिए, ये देखो बेटा, ये एक मैंने लाइन लिखी है अपने किसी प्रोग्राम में। मैंने कहा num4 इक्वल टू num1 प्लस num3। num1 कौन है, 8, num3 पे 6। 8 प्लस 6 को ऐड करो और कहाँ स्टोर करना है, num4 पे। तो यानी कि ये जहां पे 0 दिख रहा था, 0 हट जाएगा और कितना आ जाएगा लिख के, 14 लिख के आ जाएगा, है ना। 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो ऐसे हम बेटा ये जो इंडेक्स होते हैं इनको यूज करके अपने एरे के किसी भी एलिमेंट को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, एरे को
डिक्लेयर कैसे करते हैं ये बताया गया है, तो वो सबको पता ही है, अभी भी हम लोगों ने देखा ही कि ये देखिए आप अपने एरे को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने एरे का नाम बताइए, साइज बताइए, कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, और उसके पहले टाइप बताइए। ठीक है, तो देखो बेटा, एरे को डिक्लेयर करने के ये दो होते हैं मेथड। एक तो ये होता है जिसमें क्या करते हैं, आप अपने एरे का नाम और टाइप बताते हैं, साथ में उसका साइज भी मेंशन कर देते हैं कि भाई 5 एलिमेंट स्टोर होंगे। तो देखो ये वाली जो फिगर है ये मेमोरी में क्रिएट हो जाती है, 5 मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। अब तुम सोचो ये 5 मेमोरी ब्लॉक में वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोल दिया कि भाई मुझको ये प्रिंट करना है, num2 प्रिंट करना है। जरा सोचिए num2 पे क्या है, अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है। सवाल है कि अगर मैं ये लाइन चला दूं तो क्या प्रिंट होगा, है ना। मैंने कोई वैल्यू डाली नहीं, और मैंने बिना वैल्यू डाले बेटा अपने इस एलिमेंट को ऑनलाइन से देखिए मेरे पास आंसर आ रहे हैं, और आज अच्छी बात है कि सब बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले पता है क्या बता रहे हैं कि सर गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। सही बात है, हमको भी नहीं पता है क्या प्रिंट होगा। समझ गए ना क्या कह रहे हैं। अच्छा, गार्बेज का क्या मतलब होता है, बस कूड़ा तुम्हें किसी काम का होता है वो, नहीं ना। बस देखो ये मेमोरी में पुराना कोई जो चला होगा प्रोग्राम या कोई फाइल होगी, वहाँ पे कब पहले से कुछ होगा स्टोर। सही है ना। सपोज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब मैंने ये लाइन चलाई तो पता है वहाँ क्या आ गया लिख के, जरा आप देखना। ये लिख के आ गया। अब बात समझना, तुमने दोबारा फिर प्रोग्राम चलाया, अगली बार पता है क्या लिख के आ गया। अब बताओ ये वैल्यू को कोई तुम्हारे लिए कोई सेंस है। अब तुम सोच के रहोगे परेशान, यार ये 738 लिखा था, क्यों लिखा था, मेरे प्रोग्राम में क्या मतलब है। अरे कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की वैल्यू है। जब मैंने कुछ दिया ही नहीं है तो तुम्हें कहाँ से बदले में मिल जाएगा। पुराना जो चला था प्रोग्राम उसकी वैल्यू यहाँ पे थी स्टोर, वही उसने उठा के प्रिंट कर दिया है। समझ गए ना। तो इस वैल्यू को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बेकार वैल्यू है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू। बट बेटा जो नई जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर यही सेम कोड, ठीक है ना, हालांकि जावा में ऐसे नहीं होगा, जिन लोगों ने जावा पढ़ी उनको पता है कि अगर जावा में अगर मुझे यही एरे बनाना हो तो जो मैं लाइन लिखूंगा वो मैं ये लिखूंगा। फिर आप देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा इंटीजर ए एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर 5। ठीक है, जावा में ऐसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, 5 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। तो ध्यान देना सब बातें वही रहेंगी, सेम। ठीक है ना, ज्यादा मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, सारी बातें वही रहेंगी। 5 मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, 0 से 4 तक का उनका इंडेक्स नंबरिंग हो जाएगा, और सारी जो सेल हैं वो खाली रहेंगी। पर अब तुम एक काम करो, तुम फिर से जो है num2 को प्रिंट कर लो। मैंने कहा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और जो है num2 को भाई प्रिंट कर दिया। अच्छा लेकिन सॉरी, मैंने एरे तो ए के नाम से बनाया था, पता नहीं मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूँ num। चलो अच्छा इसको तुम यही मान लो num, मुझको ये वाला प्रिंट कराना है। तो पता जावा में क्या होगा, ये पता है क्या प्रिंट करेगा, 0। यानी इसमें क्या मतलब है सीखने का,
कि ये जो मॉडर्न जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ना बेटा, ये जो 4G लैंग्वेजेस हैं, उनका एक वो क्या करते हैं, एरे को जब क्रिएट करते हैं ना, तो जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो उनको खाली नहीं छोड़ते हैं कि वहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो। वो क्या करेंगे, तुमने जिस भी टाइप का एरे बनाया है, आई रिपीट, तुमने जिस भी टाइप का एरे बनाया है, उस टाइप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो उसको उसमें फिल कर देंगे। आपका ये वाला एरे कैसा है, इंटीजर है, तो वो क्या करेंगे पता है, सारे ब्लॉक में क्या फिल कर देंगे, 0 0 फिल कर देंगे। अब तुम अपना पूरा एरे प्रिंट करवाओ, उसमें क्या मिलेगा तुम्हें, सब में 0 0। यही एरे तुमने कैसा बनाया होता अगर इंट की जगह डबल टाइप का सपोज, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने एरे कैसा बनाया आपकी बार, डबल टाइप का बनाया, इंट नहीं बनाया, तो अब क्या होगा, बाकी सब तो वही रहेगा, 5 ब्लॉक बनेंगे, 0 से 4 तक इंडेक्स होंगे, पर आपकी बार जो वैल्यू होगी इनके अंदर वो क्या होगी, 0.0। तुम कोई भी एलिमेंट प्रिंट कराओ, सब में क्या प्रिंट होगा, 0.0। अगर बूलियन टाइप का एरे बना लिया, लो फिर तुम्हारे लिए एक सवाल कि कहीं अगर एरे बूलियन टाइप का होता, मैं काम कर रहा हूँ C++ में या जावा में, तो सोचो एरे में क्या प्रिंट होता, या हर वैल्यू में क्या स्टोर होता। बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, कोई आइडिया, जावा पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, तो यार ये तो बड़ा प्राइमरी को, तब तो इसको तुम्हें बताना चाहिए। ऑनलाइन पे बेटा मेरे पास आंसर आ गए हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बूलियन वेरिएबल बेटा बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, तो पहली बात तो देखो बूलियन वेरिएबल क्या होते हैं, आई होप सबको पता ही होगा, है ना। बूलियन वेरिएबल क्या करते हैं बेटा, अपनी 2 ही तरह की वैल्यू होल्ड करते हैं, वेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक। तो सवाल ये कि उनमें स्टोर क्या आता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो फॉल्स स्टोर होता है, ठीक है ना। बूलियन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दैट इज फॉल्स, ठीक है। तो अगर आप जावा या C++ में हो तो आपको वहाँ पे फॉल्स देखने को मिलेगा। अच्छा नहीं सॉरी, केवल जावा में मिलेगा, क्योंकि C++ में तो वही होने वाला है जो अभी बताया था, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। चलिए और क्या क्या बातें बताई गई हैं, जरा 1-2 मिनट पढ़ लीजिए, मैं पानी पी रहा हूँ, है ना। कैर की बेटा, कैर में देखो C++ में तो वही रहेगी नल, तो सॉरी मतलब गार्बेज, जावा में जाते हो तो नल मिलेगा, ब्लैंक एक तरह से, नथिंग। उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते पता कैसे, \u 0 0 0 0, 4 बार 0। ओके तो बेटा देखो यहाँ पे जो बातें मैं भी बोल रहा था वही सारी बातें यहाँ लिखी भी हैं, है ना, कि अगर आप जावा में काम कर रहे हो तो वो क्या करेगा कि जो भी एरे है उसमें अपने टाइप की जो है डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा। जैसे ये देखो 0 फॉर इंटीजर, फॉल्स फॉर बूलियन, जो बातें भी मैं बता रहा था, नल फॉर ऑब्जेक्ट। लेकिन तुम अगर C लैंग्वेज में हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, हमेशा अनडिफाइंड और गार्बेज, ठीक है, कि हमको भी नहीं पता कि क्या मिलेगा, या फिर आप उसको सिंपली क्या बोल सकते हो, गार्बेज वैल्यू। हाँ देखो यहीं पे मैंने एक लाइन और लिखी थी, ये लाइन, क्योंकि बात चल रही थी कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये देखो एक और ये तरीका था, इंटीजर ए एरे इक्वल टू 8 10 12 14 16। यानी कि आपने क्या किया, देखो आपने कहा कि एक ए नाम का एरे है। देखो बेटा एरे की पहचान क्या होती है, कोई भी वेरिएबल एक एरे वेरिएबल है, ये कैसे पहचानते हैं, आपको पता है ना, कि अगर कोई भी वेरिएबल अगर एरे वेरिएबल है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसके नाम के आगे आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। अगर किसी भी वेरिएबल के नाम के बाद में अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो हम समझ जाते हैं कि ये एक एरे वेरिएबल है, ठीक है।
तो एरे वेरिएबल को जब आपको डिक्लेयर करना है तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, ए इज एन एरे वेरिएबल, क्योंकि इसके नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट है, टाइप कैसा है, इंटीजर। फिर अब देखो मैंने इसकी मेमोरी या साइज नहीं बताया, मैंने क्या किया, मैंने कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने 5 वैल्यू लिख दी, ठीक है ना, 8 10 12 14 16। तो होगा क्या, और ये लाइन सब जगह चलती है, सी में भी, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी यही सेम लाइन हम लोग लिखते हैं। तो होगा क्या बेटा, आपकी बार भी वही होगा, 5 मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, सबकी अपने पास अपने आप नंबरिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4, ठीक है। पर एक आपकी बार खास चीज होगी, आपकी बार यहाँ पे ये नहीं कि तुम्हें गार्बेज वैल्यू मिलेगी या 0 मिलेगा जावा में, जहां पे भी चला रहे हो तुमने जिस सीक्वेंस में यहाँ नंबर डिक्लेयर किए हैं उसी सीक्वेंस में बेटा वो एरे में जाके इनिशियलाइज हो जाएंगे या स्टोर हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, आपने जो सीक्वेंस दिया था 5 बताए थे, 5 वैल्यू, तो देखो कहीं साइज भी नहीं बताना पड़ा, क्योंकि वो पहले क्या करता है, एलिमेंट काउंट करता है। अच्छा 1 2 3 4 5, ओके, 5 मेमोरी ब्लॉक बनाए और उनकी यहाँ पे उसने सीक्वेंसिंग की, यानी कि उनको इंडेक्स नंबर दिए और उसी सीक्वेंस में सब जाके नंबर स्टोर कर दिए। तो यही सारी बातें बताई गई हैं कि आप सी लैंग्वेज में कैसे कैसे अपने एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। एक तो ये देखो स्टेटमेंट जो अभी अभी मैं आपको, नहीं मेरा वाला थोड़ा चेंज था, मेरा ये वाला था, नीचे वाला है ना, मेरा स्टेटमेंट नीचे वाला था। अब सवाल है कि नीचे और ऊपर वाले में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है ना। हाँ, यहाँ पे हमने साइज किया है मेंशन और वैल्यू भी बताई है, नीचे वाले में साइज नहीं मेंशन किया है, हमने केवल वैल्यू बताई है। और ये दोनों सही है बेटा, अच्छी बात क्या है, दोनों चलते हैं, ठीक है। जावा में तो आपको साइज नहीं बताना है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट सब जगह ऐसे ही चलता है। और बेटा ध्यान दो यहाँ पे कि जो सी लैंग्वेज हो या जावा हो, कोई भी एक छोटी सी बात यहाँ और बताऊंगा कि जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ये शीट में नहीं लिखा हुआ है, ये भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक जो होते हैं जो जिनकी कैटेगरी होती है, दे आर नोन एज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, और जो सेकंड वन है दे आर नोन एज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या फ़र्क है तो मैं बताऊं, कहानियां बहुत सारी हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं। डायनेमिक में क्या होता है, साइज फिक्स होता है, एक बार जहां तुमने अपना फॉर्मेट क्रिएट कर दिया, ठीक है, अब उसका साइज क्या हो जाएगा, फिक्स साइज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एरेज, ठीक है ना। आपने एक बार जब ये बोल दिया कि माई एरे और आपने 5 वैल्यू डाल दी तो 5 मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गए। अब क्या होगा बेटा, तुमको फ्यूचर में जब प्रोग्राम चला रहे हो तुमको लगा यार 5 नहीं 8 होने चाहिए थे, तो क्या करें, एरे को एडिट करके साइज में 3 और ब्लॉक जोड़ दें। नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है बेटा, आप इसमें साइज मॉडिफाई नहीं कर सकते। या आपने 5 एलिमेंट का एक एरे बनाया, यूज केवल 2 किए, कहा यार 3 ब्लॉक तो मेरे खाली पड़े, अनयूज्ड पड़े, चलो इनको रिमूव कर दें, तो साइज एरे का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। पर यहीं अगर लिंक लिस्ट होती तो हो जाता, ठीक है। तो जो डायनेमिक, ठीक है, क्या मतलब है, यहां पे जो साइज आपका फिक्स नहीं होता, यहां पे जो एलोकेशन होता है वो आपका रन टाइम पे होता है। आप कोई जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तब आप अपना मेमोरी ब्लॉक जो है आराम से क्रिएट कर लीजिए, अपने फॉर्मेट में ऐड करवा दीजिए, और जब मन हो तो अपने किसी भी मेमोरी ब्लॉक की मेमोरी को आप फ्री भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो किसका है, डायनेमिक का। तो अगर आप लिंक लिस्ट का यूज कर रहे हैं,
तो यानी आप कहाँ काम कर रहे हैं, डायनेमिक। अच्छा, यही दो हमारे बेसिक एलिमेंट होते हैं बेटा। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये दो मैंने नाम लिखे हैं। एक तो मैंने क्या लिखा है, एरे ऊपर, ठीक है, और सेकंड क्या लिखा है, लिंक लिस्ट लिखा है। ये क्या है, मेरे बेसिक एलिमेंट होते हैं। इनकी हेल्प से ही हम लोग अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोगों ने पढ़ा है डीएस, वो मेरी इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर मैं एक स्टैक पे काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं क्यू पे काम करने जा रहा हूँ, तो आपको पता है ना कि मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। ये जो स्टैक एंड क्यू के लिए मेरे पास क्या है, दो ऑप्शन है कि जो मैं स्टैक एंड क्यू का जो फॉर्मेट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो मैं चाहूँ तो मैं उसको एरे से भी कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं उसको लिंक लिस्ट से भी कर सकता हूँ, मेरी चॉइस है वो, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन सूटेबल हैं, पर मैं इन दोनों में से किसी एक का ही यूज करूँगा। तो जब मैं इनका यूज करूँगा, जब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा, तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि मेरी रिक्वायरमेंट कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ रिकॉर्ड पहले से ही पता है कि यार मुझे केवल 12 आइटम पे काम करना है, ना वो 13 होने वाले हैं, ना वो 11 होने वाले हैं। क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स आर फिक्स्ड। तब तो फिर मैं आंख बंद करके क्या करूँगा, एरे का यूज करूँगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर नंबर ऑफ आइटम्स आर प्री नोन टू द यूज़र, ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर प्री नोन टू द यूज़र, तो मैं आंख बंद करके एरे पे काम करूँगा। क्यों? क्योंकि एरे पे काम करना बहुत ईजी है, सबको पता है, ठीक है। मेरा प्रोग्राम बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स होगा, टाइम बहुत कम लगेगा, हर तरह के फ़ायदे हैं एरे में। बट अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड या नंबर ऑफ आइटम मुझे नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि यार कल जब मैं अपनी शॉप खोलूँगा तो मेरी दुकान में कितने लोग आने वाले हैं, 15 लोग आएंगे या 150 लोग आएंगे, मैं पहले से कैसे बता दूं, है ना। तो अगर मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूं किसी शॉप के लिए, तो मैं एरे का यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भैया एरे क्या किया मैंने, तो एरे जो है 50 लोगों का बना दिया। आए कितने लोग, 15 लोग, तो भी मैं गाली खाने वाला हूँ मालिक की। और अगर 100 आ गए तो भी गाली खाने वाला हूँ। तो अब मैं एरे नहीं यूज करूँगा, अब मैं क्या यूज करूँगा, लिंक लिस्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यही बात मैं आज सुबह से, सॉरी मतलब क्लास की बिगनिंग में बता रहा था कि मुझे एक प्रॉपर जो है एलिमेंट चूज़ करना होता है कि मैं किसका यूज करूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आज, अभी भी जो बताया, क्या बताया, दो बेसिक एलिमेंट हैं, एरे और लिंक लिस्ट। जब भी मैं किसी फॉर्मेट से तुम पे बात करूँगा, चाहे वो बाइनरी ट्री हो, स्टैक्स हो, क्यूज हो, टेबल हो, ग्राफ हो, तो तुम देखना मैं वहाँ पे एलिमेंट होल्ड करने के लिए, देखिए बाकी जो मैकेनिज्म में काम करने की ऑपरेशन की वो तो अलग अलग होगी, लेकिन जब मामला आएगा एलिमेंट होल्ड करने वाला, तो मैं इन दोनों में से ही किसी एक में वैल्यू होल्ड करूंगा, या तो वो एरे होगा या फिर लिंक लिस्ट होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर क्या है, एरे की वैल्यू चेंज करना अभी अभी मैंने करके दिखाया था, याद है ना, बोलो याद है कि नहीं याद है। अभी अभी मैंने यहाँ पे किया था ना, पीछे वैल्यू मैंने चेंज करवाई थी। तो वैल्यू चेंज करना बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो क्या बोला इन्होंने, माई एरे 2 पे -1 कर दो। तो देखो 2 है कहाँ, 0 1 2, ये रहा 3, यहाँ से 3 हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, -1, ठीक है। आप किसी भी अपने एलिमेंट का बताइए इंडेक्स, और वहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करनी है कर दीजिए। आपने क्या बोला, माई एरे 4 = 0, कहाँ पे है 4, 3 और 4, ये देखिए 5 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एरेस के क्या क्या फायदे हैं, तो सारे फायदे तो लगभग मैंने बोल ही दिए हैं, ठीक है आपसे। एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि कोई फालतू मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करनी पड़ती, जैसे बात की हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लिंक लिस्ट की। वहाँ पे मुझे 2 फील्ड कम से कम चाहिए ही चाहिए। पहले फील्ड में नंबर स्टोर करूँगा, अगले फील्ड में अगले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस। और पता है वो जो मेमोरी एड्रेस होता है वो भी इंटीजर टाइप का होता है, अनसाइंड इंटीजर, यानी कि जहाँ एक इंटीजर खाली वैल्यू होल्ड करने के लिए चाहिए था, अब तुम 2 इंटीजर की मेमोरी मुझसे लोगे, एक में नंबर स्टोर करोगे, एक में अगले का मेमोरी एड्रेस। यानी एरे में जो काम 4 बाइट में हो रहा था, लिंक लिस्ट में तुम वो काम
8 बाइट में करने वाले हो, समझ गए ना, दुगनी मेमोरी लगेगी। लेकिन क्या करें, अगर ऐसी नीड, जैसे मैंने भी कहा था कि भाई मैं शॉप पे हूँ, मुझे प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, अब मुझे पता ही नहीं कि कल मेरे पास कितने रिकॉर्ड आएंगे, कल दुकान में कितने लोग आएंगे, तो मैं कहूँगा कि भैया स्पेस गया भाड़ में। मैंने आज क्लास की शुरुआत में बताया कि आज की डेट में अब स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो अब मैं एरे, तो तुमको पता है मैं एरे ले ही नहीं सकता, मतलब हम कह रहे हैं बात गई टाइम की एक तरफ, बात गई जगह की एक तरफ। अगर सिनेरियो ऐसा है कि मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड नहीं पता, तो फिर मैं एरे ले ही नहीं सकता, है कि नहीं। मुझे, मेरी तो यहाँ पे अब क्या है, मजबूरी है बेटा कि मुझको लिंक लिस्ट का ही यूज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर एरे होता तो कितना अच्छा होता, क्यों, क्योंकि सारी मेमोरी कॉन्टिग्यूअस लगी होती हैं, एक्सेस करना सीधे डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है, बहुत फास्ट बढ़िया काम होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एफिशिएंट है और इजी है। रैंडम एक्सेस है, अभी भी बात की, अभी मैंने आपको करके दिखाया कि आपको तीसरा चाहिए एलिमेंट A2, तीसरा एलिमेंट मांगा ना तुमने A2, 0 1 2। और क्या याद रखने की चीज है, हमेशा पहला इंडेक्स एरे में बेटा प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है, ज्यादा मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट विद 0। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग बहुत इजी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट है, हम लोग उनके ऊपर बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, कि कैसे हम लोग यहाँ पे सर्चिंग करते हैं, कैसे सॉर्टिंग करते हैं। हालांकि मुझे बात आज ही करनी थी, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फ्लेक्सिबिलिटी है, ये तो सब फालतू की बातें जानते हो, जो हम लोग नंबर बढ़ाने के लिए कॉपी में लिखते हैं, है ना, थ्योरी वाले पेपर में। डिसएडवांटेज, खाली देखो हमें मेन पॉइंट पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो थ्योरी में ऐसी चीज़ें पूछते हैं। अगर आप ध्यान दो कि भाई नीचे 4 स्टेटमेंट हैं, बताओ इनमें फॉल्स कौन है। एरे के बारे में, एरे के बारे में क्या किया, 4 स्टेटमेंट दे दिए, कहा कि पिक द फॉल्स वन। तो अब तुमको अगर एरे की पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना। लॉस क्या है, केवल एक ही लॉस है मेन, जो हम लोगों ने अभी बहुत देर बात की इसके ऊपर, क्या बात की, ठीक है ना, फिक्स्ड साइज, केवल ये याद रखना और कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, याद आ रहा है किसी को कुछ, भैया ये कहाँ के टर्म है, ऑनलाइन वाले भाई को क्या क्या नाम थे, कनिका और रुद्राज, भाई तुम ही लोग बताओ। ये 2 टर्म आ गए यहाँ पे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कहाँ के बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये टर्म्स आते हैं हमारे सामने, ठीक है। कि कई बार क्या होता है कि मेरे पास मेमोरी तो होती है, ठीक है ना, मेमोरी तो होती है, लेकिन हम लोगों को एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम होती है कई बार, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको एक साथ चाहिए, अब एक साथ कहाँ से दे दें, कॉन्टिग्यूअस, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जो बातें थी वो हम लोग वहाँ पे करेंगे बात। और एक और प्रॉब्लम मैंने भी बताई थी शुरुआत में ही, अपनी क्लास की शुरुआत में ही, और देखो वो पॉइंट यहाँ पे आ भी गया, याद है ना मैंने क्या बताया था कि जब मैं एक वैल्यू ऐड करता हूँ तो मुझे उसके जितने एलिमेंट है पीछे शिफ्ट करो, आगे जगह बनाओ। एक एलिमेंट रिमूव किया, सब आगे आगे बढ़ो एक एक स्टेप, ठीक है ना, जबकि ये प्रॉब्लम लिंक लिस्ट में नहीं थी। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, एलिमेंट ऐड करना और रिमूव करना। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने, जिसके बारे में क्लास के अभी अभी इस टॉपिक की शुरुआत में बात की थी, क्या, होमोजीनियस एलिमेंट, कि भैया वो कहता कि सारे नंबर एक ही जैसे होने चाहिए, ठीक है ना, यानी कि मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और कह रहे हैं कि कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर है। तो भाई तुमसे कहा किसने है, BST की बात कर रहे हैं वो लोग, यानी बाइनरी सर्च ट्री। तो सही बात है यार, तुमको जब एड्रेस स्टोर करने हैं, हैश टेबल है, वहाँ पे भी तुम्हें क्या करने हैं, मेमोरी एड्रेस स्टोर करने, तो तुम एरे का क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तुम जो है आराम से क्या करो, लिंक लिस्ट का यूज करो। एप्लीकेशन ऑफ एरे, ये सब वो चीज़ें इनको आप अपने आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ पे इनको कैसे यूज करना है, डेटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह है। इंडेक्सिंग तो अभी हम लोगों ने देखी ली कि जब आप मेमोरी एलोकेट करते हो
तो क्या होता है, सारे मेमोरी ब्लॉक की नंबरिंग अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिक नंबरिंग। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम सबस्क्रिप्ट नंबर। एक और भी टर्म उनके लिए यूज होता है, सबस्क्रिप्ट नंबर। ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ पुरानी लैंग्वेज ऐसी भी थी जहाँ पे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 से, या कुछ और भी कहा है कि अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हमारा जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ओ ये लीजिए फिर कुछ आ गया है आपके लिए, पढ़ लो पहले फिर बात करना। तो एक पापा को अपने बेटे पे प्यार आ जाता है, कहता है कि यार बेटा जो है बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, थोड़ा मुझको उसकी थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए। तो वो आता है, हाँ पापा पापा करते, कहते हैं हाँ बेटा बताओ। तो वो देखो क्या अपना दिखाता है ज्ञान, कहता है कि एरेज स्टार्ट एट 1, कि एरे के जो इंडेक्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं बस। तो देखो पापा फिर धूम धड़ाका शुरू कर देते हैं, सारा प्यार सम्मान निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये कहानी बताई गई है, क्यों, खाली ये बताने के लिए कि याद रखना एरे का इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है। अच्छा कहेंगे यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, पर तुम्हें पता है हम लोग कॉपी चेक करते हैं बड़ी बड़ी क्लास की, तुम मानोगे नहीं तब भी आती हैं। मतलब अगर मैं 100 कॉपी चेक कर रहा हूँ तो 4 कॉपी आएंगी जहाँ पे वो अब लूप कहाँ से चलाएंगे, 1 से ही चलाएंगे। मतलब 100 कॉपी में 4 कॉपी तो मिलती ही मिलती हैं। ठीक है, एक और भी कार्टून दिख रहा है, गुड। तो भैया एक जो है सोल्जर्स के जाल में फंस गया है, कह रहा भैया गोली नहीं मारना, मैं प्रोग्रामर हूँ। तो वो लोग कहते हैं प्रूव करके बताओ। तो देखो इसने क्या बताया, एरे स्टार्ट्स एट 1, और आखिरी पिक्चर देखो, सब लोगों ने एक साथ गोली मार दी उसको। आर्मी वाले थे, हाँ एक साथ गोली मार दी। तो यानी कहने का मतलब ये कि याद रखना कि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये केवल ये बताने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें डाली गई थी। तो चलो आज की क्लास हम बेटा यहीं पे ओवर कर रहे हैं। अगली क्लास हमारी केवल एरे पे बेस्ड होगी, उसकी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टैक्स। ठीक है, अगली क्लास में एरे के जो मेन जो एल्गोरिथम है हम उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जो सर्चिंग टेक्निक है, जो सॉर्टिंग टेक्निक है, ठीक है, उन पे बात करेंगे। आज तो बस खाली हमें क्या होता है डीएस, क्या क्या पढ़ना है, और जो टर्म्स हैं बहुत सारे, लीनियर है, नॉन लीनियर है, डायनेमिक है, ये सब का क्या मतलब है, ये सब हमें समझना था। ठीक है, जो हमारी पढ़ाई शुरू होगी वो अगली क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर वहाँ से हम लोग देखते हैं। ये शीट मैं आपको भेज दूंगा जो 2 तुमने चैप्टर किए हैं, बस खाली कोई याद दिला देना, अगर नहीं मिले तो कल तक कोई एक मैसेज कर देना, तो मैं ये शीट भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ यस, कनिका शेयर कर देंगे बेटा हम। अच्छा 7:15 हो गया। रिकॉर्डिंग है यार, चल।